तरह की मेडिकल सर्विसेज अर्जेंट बेसिस पर हम लोग निःशुल्क उपलब्ध है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं चलूँगा डॉक्टर राजीव चौधरी सर की तरफ। सर, आपका भी परिचय हमारे दर्शकों से करा दीजिए। सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। मैं राजीव चौधरी हूँ और आईआईटी मुंबई मेरा कॉलेज रहा है और अभी पिछले 20 वर्षों से अधिक वर्षों से मैं बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और मुझे इस चर्चा में जुड़ने में बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जो विषय है वो मानसिक संतुलन का और कोरोना का मन के ऊपर जो प्रभाव पड़ने वाला है वो विषय है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका मैं आपको दे देता हूँ कि कैसे मैं इसमें कुछ अब तो उनकी जो प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने की कैपेसिटी थी और जो एटीट्यूड था उसमें मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन आया है जब उन्होंने ध्यान का अभ्यास करना चालू किया सीखने के बाद। तो जब पहली बैच को ध्यान सिखाया और उसके बाद इतने अच्छे रिजल्ट्स आए तो हमने इसको और फैलाया और उसको और सीरियसली बच्चों को सिखाना चालू किया। तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स है ध्यान से जो बच्चों में परिवर्तन आया है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मिराकुलस आर द इफेक्ट्स। आपने करके तो देखा और उसके रिजल्ट्स आपको मिले। जी, मेरी लाइफ में ध्यान से परिवर्तन आया। 10 साल मैं ड्रग्स में रहा हूँ और टू बी वेरी फ्रैंक आई कुड नॉट कंप्लीट माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी मुंबई। मुझे वहाँ 4th ईयर में छोड़ना पड़ा। लेकिन मेरी कुछ पहले साल की मार्कशीट आईआईटी मुंबई की है तो टैग आईआईटीएन का लगा हुआ है। तो आई हैड टू क्विट आईआईटी मुंबई इन फाइनल ईयर जहाँ मुझे जॉब लगने वाला था। उसके बाद भी मैं नशे से बाहर नहीं निकल पाया और मुझे मेरी व्यक्तित्व में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। बहुत ज़्यादा मैं सेल्फ सेंटर्ड था, बहुत ज़्यादा एग्रेशन था मुझ में, सेल्फिश था, फिर मुझे बहुत गहरा डिप्रेशन हुआ और नशा तो छूट ही नहीं रहा था। तो किसी ने सलाह दी कि आप ये ध्यान ट्राई करके देखो। इस ध्यान से मैं नशे से मुक्त हुआ, अपने बहुत सारे मेंटल जो इम्प्योरिटीज़ हैं, उनसे मैं बाहर आया और फिर उसके बाद जब मैंने पढ़ाना चालू किया तो बच्चों के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया क्योंकि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। पीयर प्रेशर है, करियर का प्रेशर है, उसके बाद सोशल प्रेशर है, हज़ार प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं लेकिन इन प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो जब ये ध्यान सीखा तो उनकी लाइफ में जो मिरेकुलस चेंज आया है, तो वही ध्यान पद्धति आम आदमी भी बड़ी उम्र का व्यक्ति भी सीख के अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो मुझे लगा कि इसमें मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ आपकी चर्चा में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल कर सकेंगे सर। आपका भी स्वागत करता हूँ। यंग मिस्टिक हमारे साथ में है नकुल अग्रवाल जी। नकुल जी, आपका भी स्वागत है और आपका परिचय चाहेंगे सर। हम दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि नकुल अग्रवाल क्या है? कुछ खास नहीं सर। मैंने वैसे सीए की पढ़ाई की है, परंतु कुछ आध्यात्मिक अनुभूति हुई काफ़ी यंग एज में कुछ सालों पहले, तो बस तभी से जीवन का मकसद ये बन गया कि क्यों ना हम ध्यान और जीवन के बारे में ज्ञान लोगों तक के पहुँचाएँ। आवाज़ कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है। मेरे ख्याल से राजू सर की नहीं, हो गए, क्लियर हो गए, कर दिया मैंने। प्लीज़ कैरी ऑन। जी। तो बस पिछले कुछ सालों से मैं ध्यान सिखा रहा हूँ और जीवन के बारे में कई सवालों के जवाब कई लोगों को दे रहा हूँ। मैंने इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी सिखाया है, पुलिस डिपार्टमेंट को भी, सेंट्रल जेल के कैदियों को भी और भी हज़ारों लोगों को देश भर में सेशंस होते रहते हैं। इसके साथ ही मेरी एक संस्था है, रेनोवातियो नाम की एक एनजीओ है, जिसके द्वारा हम 5 शहरों में कई बच्चों को पढ़ाते हैं और पर्यावरण संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी भी बहुत सारे उपक्रम चलाते हैं। और बस एक हमने अहम नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है ताकि हम सब जो दर्शक है हमारे, वो अगर किसी भी तरह की मदद चाहते हैं इस कोरोना के काल में, वो मदद मांग पाए, किसी और की मदद कर पाए, ध्यान करना सीख पाए, किसी से काउंसलिंग लेना है लगता सर जैसे एक्सपर्ट से, तो वो ले पाए और अपने शरीर को भी स्वस्थ रख पाए योग और व्यायाम के द्वारा। तो बस यही छोटी सी कोशिश है और छोटा सा काम है। मैं आलोक सर की तरफ चलूंगा। डॉक्टर आलोक जी, आपको अपने परिचय के साथ में सीधे सवाल पर आना है। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर आलोक मिश्रा, पेशे से तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मीडिया मैनेजमेंट में मैंने डॉक्टरेट किया है और ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन का मैं महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट हूँ और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का वर्किंग चेयरमैन हूँ। मेरे परिचय बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे खुशी है कि हमारे मैं सीधा आता हूँ डॉक्टर लड्डा जी के पास में कि डॉक्टर साहब आयुर्वेद और योग ये हमको डिप्रेशन से कैसे निकाल सकता है? बिल्कुल। देखिए, आयुर्वेद का प्रिंसिपल है
एक बहुत ही सुंदर सूत्र आयुर्वेद ने बताया है। आज से हजारों वर्ष पूर्व से ये बात चलती आ रही है। समदोषाः सम अग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थात सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने में हमारी रुचि नहीं है। हमने शरीर के स्वस्थता के साथ-साथ हमारे आत्मा, मन, इंद्रिय इन्हें भी स्वस्थ रखना ज़रूरी है। क्या सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही हमारे लिए स्वस्थता का एक लक्षण कहलाएगा? जी नहीं। शारीरिक स्वस्थता के साथ-साथ हमारा मानसिक संतुलन और खास तौर पर आध्यात्मिक रूप से हमें स्वस्थ होना, आध्यात्मिक रूप से एक्टिव होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज हमारे साथ कुछ आध्यात्मिक लोग भी जुड़े हैं, उनसे भी हम राय लेंगे। लेकिन आज के युग में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करना। लाइफ़स्टाइल में मैं खास तौर पे बताऊँगा लाइफ़ का जो आय है, इस आय के साथ हमें थोड़ा लो प्रोफ़ाइल रहना है। हम आय को अननेसेसरली महत्व देते हैं, इसमें हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। जी, आयुर्वेद में जो 3 स्तंभ बताए गए हैं, आहार, विहार बिहार, और निद्रा। निद्रा, आहार का तो सबको पता है, प्रॉपर डाइट आजकल बहुत चल रहा है, किस तरह से लेना है, क्या लेना है। बस एक कहूँगा, प्रॉपर 3 मील्स प्रॉपर होने चाहिए, फुल ऑफ विटामिन्स, प्रोटीन्स होने चाहिए। विहार का जहाँ तक सवाल है, एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के पैंडेमिक में। और बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, घर में बैठ के योगा, प्राणायाम और खास तौर पे बताऊँगा सूर्य नमस्कार एक ऐसा एक्सरसाइज है, अगर दिन में हम कम से कम 10, 12, 15 सूर्य नमस्कार करते हैं, शायद किसी को और किसी चीज की जरूरत ना पड़े। और आखिरी स्तंभ है जिसे हम कई बार निग्लेक्ट कर देते हैं, निद्रा। कई बार हम पूरी नींद नहीं ले पाते, नहीं हो पाती। कई बार हम जानकर नहीं लेना चाहते। बस किसी भी इंसान को स्वस्थ रहने के लिए मानसिक तौर पर निद्रा का होना, सफिशिएंट मात्रा में निद्रा होना जरूरी है, जो हम नहीं ले पाते। डॉक्टर साहब, अब मैं चंदू सर की तरफ से, चंदू सर आपके परिचय के साथ में आप अपना सवाल पूछेंगे राजू जी से। नहीं, मेरा परिचय, मैं डॉक्टर चंदू सुजेती अमरावती से हूँ। 20 साल से मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ जी, और साथ में सोशल वर्क और बाकी एक्टिविटी चलती रहती है। राजीव जी, जी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी जो कोरोना पिछले 3 महीने से अभी करीब 70 दिन होने में आ गए हैं, इसमें कई लोगों ने अपना परिवार में साथ में रह के, जहाँ हम बोलते हैं कि परिवार का हमने ये बढ़ाया है, परिवार के साथ में रह गए, उसके साथ में कई परिवारों में आपस में इसी के कारण क्लेश भी हो, क्योंकि दूरियां भी कई बार प्रेम बढ़ाती, लेकिन नजदीकी आने के बाद में वो जो प्रेम था वो बिखरते चले जाता। इसका परिणाम बच्चों पर भी पड़ता है, पढ़ाई पर भी पड़ता है। पढ़ाई तो अभी हो नहीं रही, एक बच्चा बहुत समय तक पढ़ाई में बिजी रहता है, नहीं उसको पढ़ाई हुई तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ उसका ध्यान जाता है, अपने माँ बाप की एक्टिविटी देखता है, आसपास की एक्टिविटी देखता है, जो चीज उससे नहीं देखनी चाहिए वो भी देखता है। क्या कोरोना से परिवार में और बच्चों पर असर पड़ा है कुछ, और उसमें से निकलने के लिए क्या उपाय है? देखिए डेफिनेटली पड़ा है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी घटना घटती है जिसमें आदमी को अपना नॉर्मल रूटीन ब्रेक करके एक कंपलसरी रूटीन फॉलो करना पड़ता है जो उसके मन मुताबिक नहीं है, तो मन उसका परेशान होगा। और जैसे जैसे इसका समय बढ़ता है तो प्रॉब्लम की इंटेंसिटी भी बढ़ती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो इतना लंबा पीरियड निकला है और आगे भी थोड़ा हो सकता है, तो इसमें परिवारों में प्रॉब्लम आई है। तो प्रॉब्लम तो आई है, बट उसका सॉल्यूशन है बेसिकली, जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ है मन। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आपस में परिवार के मेंबर्स के बीच में होती है वो शरीर की तकलीफ को लेकर नहीं होती है। दुखी होता है हमारा मन किसी के व्यवहार से। होता ये है कि हमारी आशा कुछ है और हमारा जो संबंधी है उस आशा के अनुरूप काम नहीं करता है, तो हमें दुख होता है। और जब ये घटना बार बार घटती है, एक आध बार आप निग्लेक्ट कर दोगे, लेकिन यदि ये कंटिन्यूअसली हम लोग साथ में और सेम चीज रिपीट होती है, तो फिर ये इसका प्रपोर्शन हमारे व्यवहार को अफेक्ट करने लग जाता है। तो उसका जो बेस है वो हमारा मन जो है वो डिस्टर्ब होता है, साथ में जो लोग रह रहे हैं उनके व्यवहार के कारण, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे मन के हिसाब से हो। तो और बार-बार होने के कारण वो प्रॉब्लम जो है वो इंटेंसिफाई हो जाती है और फिर
कई बार उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सारी प्रॉब्लम मन से रिलेटेड है। जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो मन से रिलेटेड है। जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है तो उसको भोजन पे संयम होना चाहिए। उसे अपने रूटीन को रेगुलरली फॉलो करना है। सुबह उठ के उसे व्यायाम करना है, लेकिन उसका मन आलस से भरा है तो वो सुबह उठ नहीं पाता है। उसको कुछ विशेष फूड, कोई खाने की चीज अवॉइड करना है, बट उसका मन पे काबू नहीं है तो वो नहीं कर पाता है। एक क्वांटिटी उसको फॉलो करना है, नहीं कर पाता है। तो सारी जो जड़ है शरीर की अस्वस्थता की भी, उसका जो कारण है मैं मानता हूँ मन है। यदि आपका मन स्वस्थ है तो आप सुबह फ्रेश होके उठ पाएंगे, आप अपने रूटीन को फॉलो कर पाएंगे, जो आपको खाना है वो खाएंगे, जो नहीं खाना उस पर कंट्रोल कर पाएंगे। तो यही यहाँ पे भी है कि हम हमारे मन को काबू में नहीं रख पाते। इसलिए जैसे कोई बात बुरी लगी तो एक एटीट्यूड ये है कि भाई हम समभाव रखें और समभाव से उसको हैंडल करें। दूसरा ये है कि हम एग्रीवेट हो जाएं और फिर रिएक्ट करें। जब हम एक्ट नहीं करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो फिर वो बाउंस बैक होती है। आपने किसी दीवार की तरफ स्टील की बॉल फेंकी तो स्टील की बॉल बाउंस बैक होने वाली है। तो ये जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही है वो मन की कमजोरी के कारण है। क्रोध जो है, जो चिढ़ है, जो दूसरों के व्यवहार से जागृत होती है, वो मन की एक दुर्बलता है। और यदि हम ध्यान करते हैं तो दो लेवल पे काम करता है ध्यान। एक तो मन पे काबू आता है। हम नहीं चाहते कि हमारी माता के साथ हम दुर्व्यवहार करें। उन्होंने कोई गलत बात भी कह दी तो हमें ऊंची आवाज में बात नहीं करना है, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन क्रोध के वशीभूत होके हम नहीं करना चाहते हैं तो कर देते हैं। कर देते हैं। कर देते हैं क्योंकि हमारा, और कई बार ऐसा होता है कि भाई हम कर भी जाते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं नहीं बोलेंगे यार, ये गलत बात है। तो एक तो ये संयम, यदि आप जैसे शुरुआत जो ध्यान की होती है किसी एक पॉइंट पे आप अपना कंसंट्रेशन डेवलप करने का प्रयास करते हैं, ये प्रथम चरण है। तो जैसे आप आती जाती सांस के ऊपर मन टिकाने का प्रयास कर रहे हैं तो मन बहुत भटकता है, वो आपके नहीं सुनता है। तो प्रयास करते करते वो मन सांस के ऊपर टिकना चालू करता है। जैसे आपने ऑब्जेक्ट सांस लिया तो पहले वो आपके काबू में नहीं था, अब प्रयास करते 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 थोड़ा थोड़ा टिकने लगा है। तो पहले जो आपकी बात नहीं मानता था अब आपकी बात मान रहा है। तो एक लेवल का कंट्रोल ये आता है कि अब आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे ये अपशब्द यूज नहीं करना है या मुझे ये नहीं खाना है। तो मन पे संयम आता है क्योंकि आपका उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। मतलब जो मन इतना भटकता था, जो आपका फोकस हो मन गया। बेकाबू था, वो काबू में आ रहा है। तो पूरी लाइफ में उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। हर जगह आपका मन आपके काबू में रहता है। दूसरा चरण जो रहता है, कितना भी काबू हो जाए लेकिन ये जो अंदर मवाद भरा पड़ा है, क्रोध का, चिढ़ का, डिप्रेशन का, ये हमेशा आप काबू नहीं कर सकते, नहीं तो जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाए। विश्वामित्र ने एकाग्रता को इस लेवल पे पा लिया था कि उनके पास शक्तियां थी, लेकिन अंदर जो क्रोध भरा था वो इतना ज्यादा था, अंदर जो वासना थी इतनी ज्यादा थी कि वो संयम भी काम नहीं कर पाया। जब मेनका सामने आई तो वो फूटा और फिर वो काबू उन्होंने लूज किया। तो दूसरा चरण ध्यान का ये होता है कि जब ध्यान करते हैं तो मन की सफाई होती है, इसको कहते हैं प्रज्ञा ध्यान, विपश्यना ध्यान। तो इससे जो मन में मवाद भरा है, जो क्रोध है, वो धीरे धीरे निकलना चालू होता है। दो चीजें साथ में काम कर रही है, एक तो मन पे काबू आना चालू हो जाता है, दूसरा जिस क्रोध के कारण, जिसके वशीभूत होके हम दुर्व्यवहार करते हैं, वो कारण धीरे धीरे को सरसता की तरफ ले जाता है, हमारे संबंधों को सरसता थोड़ा की तरफ राजू ले जी, जाता है। थोड़ा फास्ट, जो थोड़ा बात किसी फास्ट। के पहले बुरी लग, ओके, तो जो घटना हमको एग्रीवेट करके हमसे गलत शब्द उपयोग में हम लोग कर लेते हैं उसके विपरीत होके, अब एक तो वो एग्रेशन कम हो गया और दूसरा हमारा काबू है कि हम नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे। तो ध्यान इसमें बहुत मदद करता है। ठीक धन्यवाद। है, मैं आना चाहूंगा नकुल जी के पास में। इस दौरान ये जो कोविड-19 की मार जब से हमसे पड़ी है, लोगों की मानसिकता बदल रही है, बदल गई है और आने वाले समय की चिंता भी सताने लगी है। इस मानसिक अवस्था में कई लोगों से आप मिले हो, आपका ऑब्जर्वेशन और इस पर आपकी क्या सोच है और क्या उपाय आप सजेस्ट करते हैं मानसिकता को अपने एक पैरेलल लाइन पे लाने के लिए? नकुल जी। रत्नाकर जी, सबसे बड़ी समस्या जो लोगों को कोरोना के कारण हो रही है वो है भय की। जी, सभी के अंदर भय और असुरक्षा की भावना बहुत बढ़ गई है जी, और ये अलग अलग कारणों से है। किसी का व्यापार के संबंधी भय है, किसी को इसका भय है क्या पता मेरी उम्र खराब है, मुझे कुछ बीमारियां है, मुझे कुछ हो गया तो।
और किसी को इस बात की असुरक्षा है कि मेरी इंस्टॉलमेंट ईएमआई कैसे भरेगी, नौकरी चली गई तो, व्यापार नहीं हुआ तो, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। तो भिन्न भिन्न प्रकार का लोगों में भय और असुरक्षा की भावना आ गई। और विज्ञान हमें बताता है, और हमारा अनुभव भी, कि जब भी हमारे मन में बहुत भय और असुरक्षा की भावना भर जाती है, उसका सीधा असर हमारे शरीर पर और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी पड़ता है। तो ये तो जो लोग कोरोना से नहीं मरने वाले, वो डर से मर रहे हैं, मुझे लगता है, कई सारे लोग। जी। दूसरा जो मैं देख रहा हूँ कि लोग बड़े कंफ्यूज्ड है, डायरेक्शनलेस हो गए हैं। अक्सर लोग, हम भेड़ चाल जिसे कहते हैं, कि बस एक दिशा पकड़ ली और उस पे चले जा रहे हैं बिना सोचे समझे। अब जब जिंदगी में एक मोड़ आया है, तो उन्हें ये पता नहीं है कि हमें करना क्या है। और क्योंकि इस बात का कोई अनुभव नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में खुद का ख्याल क्या रखे, क्या ना करे, क्या करे, तो लोग घर बैठे बैठे काफी अकेलेपन का भी अनुभव कर रहे हैं। अपने परिवार वालों से क्या बात कर लेंगे लोग, और फोन पर भी कितना समय बिता लेंगे। तो एक अकेलेपन की भावना, जो लोनलीनेस कहते हैं, वो भी बढ़ रही है, जिसके कारण इंसान अपने जो अतीत है, अपना पास्ट है, उसमें जाके झांक रहा है कि मैंने क्या किया, ये क्या हुआ, मैंने वो क्यों किया। तो मेरे कई जो मित्र है, दोस्त है, फॉलोअर्स है, वो मुझे बता रहे हैं कि हमें रिग्रेट हो रहा है, हमें बड़ा डिप्रेस फील हो रहा है, हमें बड़ा नेगेटिव फील हो रहा है, क्योंकि वो अपनी पिछली गलतियों को याद कर करके रिग्रेट में, उसी के पछतावे में, उसी में डूबते चले जा रहे हैं। तो मन का एक काम है कि जब हमारा मन वर्तमान में कोई इंटरेस्टिंग चीज ढूंढ नहीं पाता है, तो वो हमारे पास में कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढ निकाल लेता है, यादें और ढूंढकर। यादें ढूंढ लेता है। और अक्सर ये नेगेटिव यादें ही जल्दी ढूंढते हैं लोग। तो याद भी वही रहता है। याद भी वही रहता है, बिल्कुल, उसने मुझे चाटा मारा था, क्यों मारा चाटा। तो ये जो नकारात्मकता है, एक तो भविष्य के बारे में असुरक्षा की, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, दूसरा धन के बारे में, तीसरा जीवन के बारे में, और चौथा जो पास में गलतियां की या किसी ने कुछ कहा या किया, उसके बारे में। तो लोगों की मन की स्थिति काफी बुरी है, जो मैं देख रहा हूँ। और उनका रूटीन भी, जैसे सर ने बताया, राजीव जी ने, रूटीन भी बिगड़ गया, क्योंकि कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, देर रात तक के मोबाइल में नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, सुबह आराम से उठ रहे हैं। तो कई लोगों का जहाँ स्वास्थ्य अच्छा हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा ध्यान दिया। मेरे पिताजी का 5 किलो वजन कम हो गया, वो मेरे साथ रोज सुबह योग करने लग गए। तो ऐसे जहाँ कई लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है, ये उल्टा हो गया ना, थोड़ा बिगड़ भी गया है। हाँ जी। थोड़ा उल्टा हो गया ना, लोग पिताजी। तो जिसने अपने ऊपर ध्यान दिया, उसके लिए तो ये वरदान बन गया है, और जिसने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने ध्यान को भटकने दिया, उसके लिए कोरोना का काल अभिशाप बन गया है। तो ऐसी मेरी समझ है। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये चाहूंगा कि आपने अभी बताया था कि आप कुछ हेल्पलाइन रिलेटेड कुछ कार्य कर रहे हैं, तो हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उनको किस रूप में आप लोग मदद कर सकते हैं। कोरोना के संबंधित कुछ काम इसमें हेल्पलाइन में, कोरोना से संबंधित रिलेटेड आपके पास में वर्क हुआ है? हाँ जी, कई लोगों के हमें फोन आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा उनकी जो बात है, नकुल की वो बात आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा, भय का कारण क्या है? भय का सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। जी, हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मैं तो कहूंगा सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग भी फॉलो करना। बिल्कुल ठीक कहा सर। बिल्कुल जरूरी है सर। सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग को आप फिजिकल डिस्टेंसिंग कह लीजिए, लेकिन सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूज देखते वक्त भी हमें पॉजिटिव न्यूज देखना है, नेगेटिव न्यूज नहीं देखना है। लोग कई बार जो बातें बताते, ठीक है, सबको पता है बार बार हाथ धोना है, सब करना है। मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों के फोन आते, सर हम पूरा दिन घर में है लेकिन फिर भी 25 बार हाथ धोते। बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जब भी बाहर से आते हो, आपको हाथ धोने हैं, साफ सफाई करनी है, नहाना है, जो भी करना है। जो घर के दरवाजे बंद करके पूरा टाइम घर में बैठा है, उसको बार बार 25 बार हाथ धोने की जरूरत नहीं है। कई बार ये जो मिसकंसेप्ट आ रहे हैं लोगों में, हम उन्हीं को दूर कर रहे हैं। भाई अच्छी बात है, लेकिन उसका अतिरेक मत करिए, उसे ज्यादा मत करिए। वो तो सर सोप का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है ना, साबुन का एडवर्टाइजमेंट। हाँ, लेकिन जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक कोरोना को एक एपिडेमिक है, इसको एक सबक के तौर पे लीजिए। हर एक की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। ईसीजी हम देखते हैं, ईसीजी में जब तक उतार चढ़ाव चल रहे हैं तब तक जिंदगी चलती है। सबको पता है, जब ईसीजी की स्ट्रेट लाइन हो जाती है
तब जिंदगी क्या रहती है सबको पता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मन खोल कर बात कीजिए। आप म्यूट हो गए सर। म्यूट 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 एक हो गया। हार्ट सर्जरी यूनिट के बाहर मैंने देखी है, दिल खोल दिया होता अगर यार दोस्तों के साथ, तो आज खुलना न पड़ता औजारों के साथ। दिल खोल कर बात कीजिए, मन खोल कर बात कीजिए। यार दोस्तों से मेरा मतलब है घर परिवार, बड़े दिनों बाद मौका मिला है घर परिवार के साथ रहने का, सबके साथ रहिए। दुख बांटने से, शेयर करने से कम होते हैं। सबके साथ बात कीजिए, सबके साथ मिलकर रहिए। दोस्तों से, पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे बात करते रहिए। क्योंकि एक पते की बात बताऊंगा, एंजॉय करते रहिए, बिकॉज ये प्रूव हुआ है एन एंजॉयग्राफी कैन अवॉइड एंजियोग्राफी। क्या बात है, क्या बात है। हाँ नकुल जी। बिल्कुल सही। नहीं, मैं सर की बात से बिल्कुल रिलेट करता हूँ कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो जरूर सब अगर खेलते कूदते और मजे में रहे तो स्वास्थ्य भी चंगा रहेगा और समय भी। नहीं, सब अपन और लोग सारे मजे में ही है, मिसकंसेप्ट लेकिन हमारे सामने भी 70 दिन में इतना बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जो समस्या जितनी बड़ी है, क्या एक्चुअल में उतनी बड़ी है, और ये मानव मन पे कहाँ तक प्रभाव डालेगी। क्योंकि क्या होता है, अभी जैसे राजीव जी ने बताया कि मन, और आपने बताया कि मन सही है तो सारी चीजें सही है, लेकिन डर मन में बैठा हुआ रही। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया सोशल मीडिया का, डॉक्टर सोशल मीडिया से दूर तो रहना है, लेकिन आज अवेयरनेस और जितना सारी चीजें आप देख रहे हैं, सब चीजें वो कहीं ना कहीं किसी मीडिया के माध्यम से। नहीं तो इससे पहले भी मीडिया नहीं था तो पता ही नहीं होता था ब्लैक में कितने लोग मर गए करके। आज कम से कम आपके पास में हर अपडेट हो सकता है, उसका कुछ निगेटिव भी लोगों के मन पे असर पड़ रहा हो, कुछ लोग पॉजिटिव भी लेते हो, पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, निगेटिव सोच सकते हैं। ये सोच को हमको कैसे चेंज करना कि भाई चलो आंकड़े भी आ रहे हैं तो हमको कैसे बचना है। ये हो सकता है उधर इतना तो हम कैसे बचे। कई बार क्या होता है, गफलत में ही हम लोग बहुत सारी चीजें मान लेते हैं कि मेरा क्या होगा, उसका कुछ नहीं होता, ये मेरा क्या होगा, इसी चक्कर में बहुत ज्यादा पेशेंट बन गए, कई लोग तो मर भी गए। अरे, और हाँ, प्रिकॉशंस की बात तो डॉक्टर सबसे ज्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं। हमने डॉक्टर को भी कोरोना से मरते हुए देखा है। जी सर। तो ये चीज हम किसी को कह नहीं सकते कि भाई इसको नहीं होगा या उसको नहीं होगा तो मेरे को नहीं होगा, मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी। इम्यूनिटी चेक करने का मुझे नहीं लगता कोई आपने अभी तक मीटर बनाया कि मेरे अंदर कितनी इम्यूनिटी है। यदि वो चेक करने का मीटर बन जाए तो शायद कोरोना से बहुत जल्दी हम लोग लड़ लेवे। तो वो चीज नहीं है, हमको अपने आप पे मैंने बताया ना कि सारा भाई, जैसे अभी बताया कि भाई आपका जागरण हो गया, बाकी जगह से भटक गया तो आपका सीधा प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा, प्रतिकारात्मक शक्ति कम हो जाएगी। तो प्रतिकारात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए जैसे राजू जी बता रहे थे योग, लेकिन ये शक्ति लूज कहाँ से होगी, हमको थोड़ी उसकी भी डिस्कशन करनी। और निश्चित रूप से ये पात्र पूरा मीडिया का, आप जैसे लोग का सोशल मीडिया से आता है कि आपको कमजोर भी बताया तो आपको उससे लड़ना है, उससे मजबूत होना है। तो हम लोग इस चीज में कहाँ कमजोर हो रहे, बच्चे कहाँ पे कमजोर। जैसे मैंने बताया कि बच्चों ने 2 महीने 3 महीने से पढ़ाई नहीं पढ़ी, तो क्या उनके स्वभाव पे फर्क पड़ा है राजीव जी? ये बिल्कुल फर्क पड़ा है। और जैसे डिप्रेशन के केसेस काफी बढ़ गए हैं, और जैसे एक अनसर्टेनिटी आ गई है कि हमारी एग्जाम्स कब होंगी, स्कूल कब खुलेंगे, और जो लोग अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके साथ टच में, उनके मन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। फर्क तो पड़ेगा, उनको ऐसे फुकट में पास कर दिए तो जो एक्चुअल में मेहनत करने वाला है, जो एक्चुअल मेहनत करने वाला है, हाँ, वो तो डिप्रेशन में जाएगा। ये दोनों के लिए कारण है डिप्रेशन का। एक टॉपर के लिए देखिए, कुछ लोग जो बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं उनका वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। उनके बारे में ज्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, बट फाइनली ये एक शॉर्ट टर्म खुशी है। आपको बताऊं, फाइनली यदि ये एटीट्यूड नहीं है लाइफ में कुछ करने का तो दे विल सफर। बट डेफिनेटली ये पॉइंट आपका बहुत वैलिड है कि जिन लोगों ने इतने मन से तैयारी करी और जिनका कैलिबर है, उनको पास करना उनके लिए से ना हो, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वुड बी कंडक्टेड तो वो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा करियर के ऊपर। डॉक्टर साहब, आप एक सोशल मीडिया पे बोल रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग, तो फिर हमारी दिनचर्या होना कैसे चाहिए? शास्त्रों के हिसाब से बोलो या डिप्रेशन में से निकलने के लिए बोलो, तो होना क्या चाहिए? वो क्या है, होना क्या चाहिए? जी, आयुर्वेद में सोशल मीडिया भी तो पूरा मनोरंजन पहुंचा रहा है आप तक, आप बिना मनोरंजन के कैसे रहेंगे? नहीं, कैसे मनोरंजन तक ठीक है सर, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन पर भरोसा कीजिए। कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कई चीजें वायरल हो रही है जिसका कोई बेस नहीं है। आपको गवर्नमेंट सोर्सेज से, ऑथेंटिक सोर्सेज से कई अच्छी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आ रही है, कुछ क्वालिफाइड डॉक्टर्स की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है। कई लोग जो अननेसेसरली अफवाहें फैला रहे हैं उससे दूर रहना है, जो व्हाट्सएप के माध्यम से आती है। ये हमें जरूर ध्यान रखना है कि ये इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी कितनी है, और जितना जरूरी है उतना ही ज्ञान लीजिए। ज्यादा ज्ञान लेने में कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ रहा है
और उसकी वजह से हम काफी परेशान कोई हो एक आधा उदाहरण डॉक्टर साहब जिसके कारण ऐसा हुआ हो? जैसा मैंने गलत उपाय इसके बताया, कारण लोग उठाने वालों 25 बार हाथ धो रहे हैं, कई बार इतनी चीजें हो रही है जिसकी जरूरत नहीं है भाई। आप अगर घर में हो और आप घर में रहते हो, दिन में 3-4 बार 5 बार हाथ धो लिया, ठीक है, बस बोला है हाथ धोना है, हाथ धो रहे हैं। सारे ये अथॉरिटी के डॉक्टर और स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी हुई कि यार आधे घंटे में हाथ धोना है, पहले बोलते थे मास्क नहीं पहनना है, सारी गाइडलाइन तो वहां से स्वास्थ्य मंत्रालय से हो, जिसको देखते हुए तो कोरोना को पूरा पहचाना ही नहीं है। नहीं, चेंजेस वहीं से है ना, अथॉरिटी की सोच जो आप बात कर रहे हैं, अथॉरिटी सोच भी कहीं ना कहीं बेस लेके आगे बढ़ता है ना ये। हाँ, नोटिफिकेशंस कुछ चेंज हो रहे हैं WHO के हिसाब से, लेकिन फिर भी हर चीज का एक थोड़ा अपनी अपनी तरफ से समझ के, जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, जो भी सूचनाएं आ रही है, अपनी तरफ से समझ के उसको प्रॉपर्ली हैंडल किया जाए, न कि उसका अतिरेक किया जाए। और एक बात वापस कहूंगा, जो भी सूचना किसी प्रॉपर सोर्स से आती है, भले ही उसमें थोड़े चेंजेस होते हो दिन ब दिन, लेकिन उसी को फॉलो करें, ना कि और किसी अनऑथेंटिक सोर्सेस से आने वाली इसको फॉलो करना गलत बात है। डॉक्टर साहब, हमारी दिनचर्या क्या होना चाहिए? दिनचर्या क्या होना चाहिए? दिनचर्या तो देखो, अभी आयुर्वेद में कहा गया ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे, सुबह 4-4:30 बजे उठना, वो अभी आजकल पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब हम जबकि घर में है, घर में थोड़ा जल्दी उठे, थोड़ा एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करना, प्रॉपर डाइट लेना, प्रॉपर ध्यान लगाना, योगासन करना, प्राणायाम करना। प्राणायाम में तो मैं आपको खास इम्यूनिटी बेस्ड सब चीजें, आपने एक देखा होगा जितने भी ज्यादा सीरियस हो रहे। एक सबसे पहली बात बता दूं लोगों का भय निकालने के लिए, 80% पेशेंट आज के पेंडेमिक में दे आर असिम्प्टोमेटिक, उनको कोई सिम्टम नहीं होते, कोरोना आके चला भी गया तो पता नहीं चलता है। इसलिए भय निकाल दो। आप अगर हेल्दी हो, आप अगर फिट हो, तो आपको किसी भी डिसीज से डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 15% पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, उसमें से भी 5% पेशेंट आईसीयू में जाते हैं, उसमें से हार्डली कुछ पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। वहां भी जिसको बीमारी है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हार्ट, स्पेशली रेस्पिरेटरी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमैटिक, इस न्यूमोनिया, इस तरह की बीमारी है, वो जो हेल्दी है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिसका शरीर स्वस्थ है, उसे इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। पूरी प्रिकॉशन लीजिए, हमें नहीं होगा। और इसके बावजूद किसी को होता है, अगर आप अपनी हेल्थ मेंटेन करते हो, अगर इम्यूनिटी बढ़ाते हो, इम्यूनिटी बढ़ाने से डेफिनेटली हम उसे दूर रह सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम इससे होता है। एक भ्रामरी प्राणायाम बताया गया है योगा में, उससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। बस इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई चीजें आजकल अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करो। कई दवाइयां आजकल अवेलेबल है, आयुर्वेदिक दवाइयां, उसे भी हम ले सकते हैं। आयुष डिपार्टमेंट में डर निकाल के लापरवाही तो नहीं बढ़ जाएगी कहीं पे? डॉक्टर साहब, डर यदि कम कर दिया, जैसा इससे मेरी क्यूज है, वो लापरवाह आदमी नहीं हो जाता यदि डर निकाल दिया तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। डर देखो, बीमारी डर के कारण है या लापरवाही के कारण है? क्या डर ही बीमारी बन गई? डर एक अलग चीज है, भय अलग चीज। इसमें कैसा है, हमें प्रिकॉशंस लेना है, डरना नहीं है। डराएंगे अननेसेसरली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे जी। हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से दूर रहना। अरे लोग मैंने देखे भाई इतने परेशान है लोग घर से, मतलब इतना ज्यादा उसको डर के बैठे घर में। अरे अगर आप हेल्दी हो, आपको ठीक है। नकुल जी, क्या बिना डर के आदमी का स्वभाव बदला जा सकता है? बहुत आसान सा प्रश्न है आपके लिए। देखो, इसमें डर और केयर में लोग थोड़ा सा गफलत करते हैं। नहीं, बिना डर के क्या हमको लाइफ स्टाइल बदली जा सकती? पुलिस डंडे नहीं मारती तो क्या आप घर में रुकते? नहीं, मैं सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ। पुलिस यदि डंडे नहीं मारती तो क्या आप घर में रुकते? डर जरूरी है या नहीं है? कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा बिंदास हैं और कुछ लोग बहुत डर के बैठे। इसके बीच में कैसा है, युवाओं के साथ में रहते हैं, डर वो नकुल जी का जवाब ज्यादा हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। बिना डर के क्या प्रशासन कंट्रोल कर सकता है? चंदू जी और रत्नाकर जी, देखिए, इंसान से कोई भी काम करवाने के दो ही तरीके हैं, एक है डर और एक है लालच। हमारा पूरा सिस्टम डर और लालच पे चलता है। उसको हम पनिशमेंट का डर देते हैं, सजा का, ये सभा में बसा हमारे मेडल का लालच देते हैं। माँ बाप भी बच्चे को डराते हैं कि ये काम नहीं करेगा तो पिटाई होगी, डांटेंगे, ये करेंगे थप्पड़ देंगे, और अच्छा करेगा तो चॉकलेट देंगे, शाबाशी देंगे, वाहवाही देंगे।
तो यकीनन डर और लालच ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं किसी भी इंसान से कुछ भी कराने के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को डर के कारण प्रिकॉशंस लेना चाहिए, डर में डूब नहीं जाना चाहिए। जी जी तो जी अगर हमें किसी बात का डर है, उसका सामना करने का बहुत ही साधारण तरीका मैं बताता हूँ, बहुत ही साधारण। इससे जिंदगी के सारे डर, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मिट जाएंगे, पर डर का असर मिट जाएगा। और वो ये है कि अगर आपको जिस किसी चीज का डर है, खुद से सवाल पूछिए कि क्या आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं क्या? अगर कुछ कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, और वो कर लीजिए। और अगर आपने वो कर लिया तो फिर डर किस बात का? ठीक है। और अगर जिस चीज के बारे में डर है, अगर आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर डर किस बात का? जो हो रहा है वो तो होकर ही रहना है कि नहीं? तो आज जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे हाथ में ये है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए, चाहे च्यवनप्राश खाए, चाहे प्राणायाम करे, चाहे जो कुछ हमारे मिनिस्ट्री बता रही है, हम वो सब करें। और हम सब प्रयास करने के बाद, प्रिकॉशन लेने के बाद, बिना डर के फिर आगे बढ़े। डर से हम रुके ना, डर जरूरी है ताकि हम प्रिकॉशन ले, पर डर अगर हमें जीने से ही रोक दे तो वो डर नहीं, सुसाइड बॉम्ब है। राजीव जी, डर और लालच से पढ़ाई में कितना फर्क पड़ता है? बेसिकली यही फैक्टर्स है जो बच्चे को मोटिवेट करते मैं फेल ना हो जाऊं और मुझे बहुत अच्छी रैंक चाहिए। बट इससे उसकी पढ़ाई जो है ना, उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। तो फियर, बस बैलेंस इतना ही रहना चाहिए कि यार वो कॉम्प्लेसेंट ना हो जाए, मतलब चीजों को लाइटली ना लेने लग जाए। इतना फियर उसके पास होना चाहिए, वो डोमिनेट करने लग जाए, बीमारी बन जाए, तो फिर वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। यानी ज्यादा डर निकाल के उसको लापरवाह ना बनाए। मतलब डर भी पूरा डर तो आपने जो इंसान का पूरा डर नहीं निकाल सकते आप। बिल्कुल जी, आपने उदाहरण दिया वो मैंने मेरे लाइफ में अपनाया साहब। क्या बात है। मैं मैट्रिक में जब पढ़ता था तो जो चीज मुझे समझती थी वो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं रहती थी, और जो नहीं समझता था उसको पढ़ के मैं कुछ नहीं करता था। तो पढ़ के मतलब सब 10 मिनट में पढ़ लेता था मैं। क्या बात है। लेकिन ये चीज उनको टीचर लोगों को समझ में नहीं आया, मुझे 6 बार फेल कर दिया साहब उन्होंने। उन्होंने फेल कर दिया चंदू जी, उन्होंने फेल कर दिया। उनके समझ में नहीं आई ना। बेसिकली बैलेंस बहुत जरूरी है। लिटिल अमाउंट ऑफ फियर इज मस्ट हमारे साथ जरूरी है। लालच भी, देखिए हमारे बहुत सही बात बोली उन्होंने कि दोनों जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जी राजीव, इमरान हमारे साथ में जुड़ी है। इमरान जी कुछ अपने सवाल होंगे पैनल के लिए। इमरान, आपका स्वागत है इस चर्चा में, बोलिए। जी बिल्कुल। मेरा सवाल कुछ हटके, मेरा सवाल उन लोगों के लिए जैसे कि आपको पता है कि देश में 1,90,000 कोरोना पॉजिटिव हो गए। जी हाँ, इसमें से कई लोग अभी कोरोना मुक्त हो चुके हैं, है ना? मेरा सवाल सर उनके लिए है जो मुक्त होके वापस आ गए हैं। उनकी फैमिली की जो मेंटली एक साइकोलॉजी बन गई है, उनको अभी समाज में किस प्रकार से देखा जाएगा और उनको किस प्रकार से रहना चाहिए, इस बारे में मैं थोड़े जवाब चाहूंगा आपसे। आप ये तीनों को ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि बिल्कुल। जैसे कि अभी नागपुर की, अगर मैं नागपुर की बात करूं या महाराष्ट्र की बात करूं, जहां तक महाराष्ट्र के पूरे व्यूअर हम ये देख रहे हैं, तो कई लोग मतलब 40,000 के आसपास महाराष्ट्र में 50,000 पार कर चुके हैं। तो बहुत वैल्यू करता है 40,000 के आसपास लोग जो है अभी तक मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव होने की कड़ी में आ गए। नहीं इमरान, बीच में इसमें शुरुआत में इसमें एक थेरेपी चली थी कि जी इन्हें कोरोना हो गया है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ गई है, यानी वो एकदम, या तो कोरोना एक बार जिसको हो गया वापस डबल से कोरोना हो गई, नहीं ऐसी बात है, तो उसका प्लाज्मा लेके दूसरों को उसकी इम्यूनिटी दिया जा रहा है। तो ये डर तो निकालना चाहिए थी, ये थ्योरी है तो बिल्कुल। ये चीज आपको मालूम है, लेकिन ये जब वो परिवार में जा रहा है उसके घर वालों को नहीं मालूम, तो नहीं मालूम। ये मैं उनकी मानसिकता पर क्या असर। नहीं, ये सही कहा चंदू जी ने। जैसे कि एक नई थेरेपी शुरू हुई थी, जैसे पूना में उसके शुरू किए थे, जिसको हुआ और जो निकल गए तो उनके प्लाज्मा लेके डोनेट करने का एक नया सिलसिला शुरू हुआ था, प्लाज्मा थेरेपी, यानी वो नया वॉरियर्स तैयार हो रहा था। नया वॉरियर्स जी। हाँ डॉक्टर साहब लड्डा जी, आपको इस पर जवाब देना है कि सर उनकी मानसिकता पर क्या असर होता है जो नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव आके अपने घर चले जा रहे हैं, और उनका परिवार जो जीवन में सर्वाइव कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसी बात है, जो पॉजिटिव होने के बाद पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर पे आता है, उसके परिवार के लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। वहाँ उन लोगों का स्वागत भी हो रहा है, उनको समाज में अच्छे से एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। और जहां तक अभी किसी ने बताया कि दोबारा होता नहीं है, बहुत एक्सेप्शनल केसेस है, वुहान में जो हुई है, कुछ लोगों को हो रहा है, बट बहुत एक्सेप्शनल है, कम है। एक बार हो गया, दोबारा होने के चांसेस कम है।
नहीं होता ऐसी बात नहीं है। और जहां तक प्लाज्मा थेरेपी का सवाल है, इस पर काफी रिसर्च चल रहा है। लीलावती हॉस्पिटल में, पुणे में भी किसी एक हॉस्पिटल में प्लाज्मा थेरेपी से दुनिया में इस पर रिसर्च चल रहा है और इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। अब परिवार का जहां तक एक ट्रॉमा है परिवार के लिए, लेकिन वो ट्रॉमा से बड़ा एक खुशी की बात उनके लिए है कि अपने परिवार का सदस्य स्वस्थ होकर घर आ गया। इसलिए डेफिनेटली वो दुख को भूलकर लोग अपनी खुशी में इतने एंजॉय कर रहे हैं कि भाई ये इतनी बड़ी बीमारी को सामना करके हमारे परिवार का सदस्य घर पे आ गया, उनका सोसाइटीज में, समाज में अच्छे से स्वागत हो रहा है, उनको एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा मिल रहा है। वो कई लोग उसमें, डॉक्टर्स का तो खास तौर पर डॉक्टर्स भी कई है, मैंने मेरे परिवार के कुछ डॉक्टर्स देखे जो कोरोना से ट्रीटमेंट करते हुए पॉजिटिव हुए, उसके बाद में पूरी ट्रीटमेंट लेके घर पे आए। उन्हें तो हम डेफिनेटली कोरोना योद्धा ही कहेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, उन लोग के लिए घर पे आना ये खुशी की बात। जी जी, अब कंक्लूजन पे लेते हैं 2-2 मिनट की टिप्पणी लेके सबसे। बिल्कुल जी जी जी। हाँ, बेसिकली ये जो आपने सिचुएशन रखी है, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि क्लोज फैमिली मेंबर्स, हमारे रिलेटिव्स तो ठीक हो गए, तो उनके जीवन में बहुत खुशियां हैं, मतलब दे आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम, उनको किसी तरह का कोई ट्रॉमा नहीं है, दे आर वेरी हैप्पी कि हम बच गए, तो दे आर नॉट सफरिंग। उनके लिए मेरे को लग रहा है चर्चा की जरूरत नहीं है। बच गए, दे आर हैप्पी। क्योंकि जो आंकड़ा देख रहे थे ना वो लोग कि 1 लाख गए, वहां 2 लाख गए और मैं बच के आ गया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहुत बड़ी खुशी की बात। मतलब जब चल रहा था तब ट्रॉमा था, जब वो ट्रीटमेंट चल रहा था तब ट्रॉमा था, अभी तो बहुत अच्छी सिचुएशन। नहीं, वो हो गया यार, अच्छा हो गया, वो तो कैसा उसका इंश्योरेंस हो गया, आगे नहीं होगा करके उसको। मेरा एक प्रश्न था डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइंस दी है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को बताएं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग ध्यान के बारे में हमने चर्चा की है, लेकिन बहुत गरीब से गरीब आदमी अगर इम्यूनिटी बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए क्या ऐसा मार्ग हो सकता है कि वो अपना इम्यूनिटी बढ़ा ले? बिल्कुल, गरीब आदमी हो या चाहे अमीर आदमी हो, उसके लिए एक्सरसाइज करना, प्राणायाम, योगा करना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल मोबाइल पे सब तरफ योगा प्राणायाम किस तरह से करना है ये इजीली मिल जाता है। कुछ खास तौर पे अर्ध मत्स्येंद्रासन, सेतु बंधासन, गरुड़ासन, भुजंगासन, जैसे मैंने बताया भ्रामरी प्राणायाम, ये तो हम घर में नहीं, खान पीन के बारे में चाहता हूँ। खान पान में तो हेल्दी डाइट, घर का खाना, प्रॉपर 3 मील्स अच्छे से लेते हैं, सॉल्ट, शुगर, हल्दी और नमक के पानी का गार्गलिंग, स्पेशली बाहर से आने की बात करते हैं, इन चीजों का ध्यान रखते हैं, डेफिनेटली हम लोग हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, हम चांसेस कम करते हैं इन्फेक्ट होने के। प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज किसी भी तरह का हो, उसे कोई नहीं है, बस स्वेटिंग एक्सरसाइज होना चाहिए। हमारे शरीर का, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ना जरूरी है। और खान पान का जहां तक सवाल है, हेल्दी डाइट है, फ्रूट्स खाइए, फ्रेश फ्रूट्स है, विटामिन से भरपूर, थोड़ा सा उसमें कहा गया है खट्टे फ्रूट्स भी खाइए, उसमें विटामिन सी ज्यादा होता है, इस तरह का फ्रूट्स लो। नॉर्मल खाना, प्रोटीन्स जैसे दाल वाल में प्रोटीन मिलते हैं, प्रॉपर खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, किसी भी तरह का उसमें कोई किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन प्रॉपर खाना होना जरूरी है। राजीव जी, अभी कोरोना से निर्माण हुए डिप्रेशन के लिए क्या सजेस्ट करोगे आप, और आपको इनके बारे में कुछ बोलना भी? जी राजीव सर, देखिए आप, हाँ जो आप पूछ रहे हैं ना कि इसके लिए क्या करना चाहिए, देखिए इतने तरह के ध्यान अभी चल रहे हैं और सभी लोग ऑनलाइन प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन तो कुछ चल ही नहीं रहा है, तो जरूर ध्यान सीखें। मन की ताकत के लिए ध्यान यानी मन की एक्सरसाइज, प्राणायाम यानी शरीर की एक्सरसाइज, हम अपनी रूट्स पे वापस जाएं। हिंदुस्तान योग गुरु इसलिए बना कि हिंदुस्तान ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम और योग दिया दुनिया को, और मन को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान दिया। इन पे वापस चले जाएं, आपको किसी की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सही बात कही आपने। नकुल जी, आपका कंक्लूजन पॉइंट, ये मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन बनाने के लिए किस अवस्था से, जो जहां से अब सारी दुनिया जा रही है, हमारा भारतवर्ष जा रहा है, क्या सजेस्ट करते हैं सर आप? जी देखिए, जैसा हमारे साथी पैनलिस्ट ने कहा है कि योग और ध्यान जरूरी है, ये तो मैं जरूर कहूंगा ही। मैं साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि सब लोग अपने मन को कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव चीजों में लगाएं, क्योंकि अक्सर लोग ध्यान या योग आधा 1 घंटा ही करते हैं। ध्यान जबकि आप दिन भर कर सकते हैं, अब वो कैसे, हम उस पर अभी चर्चा नहीं कर सकते समय की पाबंदी के कारण, लेकिन अपने मन को क्रिएटिव चीजों में लगाए, कुछ नया सीखे, कुछ आर्टिस्टिक करे, कुछ किताबें पढ़े, और कुछ नहीं तो अपनी जीवनी लिखे। आपका जीवन भी एक रोचक कहानी है, तो आप अपनी जीवनी लिखना शुरू कर दे,
ताकि आपके परिवार वाले और आपके बाद वाले उससे कुछ सीख पाए या आप भी अपनी यादों का कुछ मजा भी ले पाए। तो जितना हम अपने मन को क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव चीजों में लगाएंगे, उतना ही हमारे मन की अवस्था और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जितना वो अच्छा रहेगा, उतना ही बाकी सब मस्त रहेगा। तो मैं यही चाहूंगा कि लोग हंसी मजाक करे अपने परिवार वालों के साथ, लूडो, सांप सीढ़ी जैसे गेम खेले, चीटिंग भी करे और फिर चीटिंग खेलने का उन पे इल्जाम भी लगाए, थोड़ा सा एक हेल्दी ह्यूमर क्रिएट करे परिवार में। इससे बॉन्डिंग, रिश्ते भी बहुत मजबूत होते हैं। वरना अक्सर लोग परिवार में सिर्फ इल्जामात लगाते ही रहते हैं कि तुम वैसे हो, तुम वैसे हो। तो कुछ थोड़ा ऐसे गेम खेले, अपनी किताबें लिखे, अच्छी किताबें पढ़े और देखिए क्रिएटिव आपको जो पसंद हो करिए, पेंटिंग करिए, नृत्य करिए, कितना कुछ है जीवन में करने के लिए। अक्सर हमें समय मिलता नहीं है, अभी समय ही समय मिला है। तो जितना हम इस समय का सकारात्मक और क्रिएटिव इस्तेमाल करेंगे, उतना ही हमारे शरीर में, मन में और जीवन में सब में खुशहाली और अच्छापन आएगा। थैंक यू नकुल जी। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं। आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा है आपका डॉक्टर साहब। जब तो डॉक्टर साहब कहते हैं, मैं ये भी कहता हूँ कि एक भस्त्रिका प्राणायाम है जो डॉक्टर साहब ने मिस कर दिया, वो जरूर करिए। उसमें कुछ नहीं, बस तेज सांस लेना और छोड़ना है। इससे हमारे फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं। बैठी अवस्था में? हाँ जी, बैठी अवस्था में। नकुल जी की बात को जोड़कर एक बात कहना चाहूंगा, टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी। इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लो इस पेंडेमिक को, जिसे हम कहते हैं मंदी में संधि। बिल्कुल सही बात कही आपने। मैं आलोक सर की तरफ चलूंगा। सर आपकी टिप्पणी सर, चलते चलते। आज के जो पैनलिस्ट ने हम लोगों को बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी है, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय से ऊपर हटके ध्यान, प्रैक्टिकल अपने अपने अनुभव शेयर किए और छोटी छोटी बातें बताई हैं कि जो हम लोग सहज भाव से कर सकते हैं। लंबा चौड़ा लेक्चर और लंबी चौड़ी बातें नहीं है। और अनुभवी लोग हैं, अनुभव लिए हैं, जिंदगी का अनुभव लिया है। और हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को अनुभव का पूरा जो ध्यान और योग और आयुर्वेद के बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी चीजें बताई है। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब आप अपनी वेबसाइट और वो नंबर शेयर कर दें हमारे दर्शकों के साथ में, जो उसका फायदा ले सके। www.upchar.in मेरा फोन नंबर है 7738450586। कोई भी कभी भी किसी भी वक्त किसी भी सलाह के लिए मुझे फोन कर सकता है। उसे ऑथेंटिक सलाह जरूर मिलेगी, सेकंड ओपिनियन जिसे हम कहते हैं, जरूर मिलेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। चंदू साहब, जैसा कि चर्चा में अपना मूल उद्देश्य था, जब ये आखिरी में नकुल जी ने आखिरी में वो बताया कि भाई किसी भी प्रकार से बिजी रहे। हम जो 70 दिन में खाली हो गए थे, खाली दिमाग शैतान का घर कहा जाता था। तो वो खाली दिमाग के कारण कुछ डिस्ट्रक्टिव वर्क ना कर दे। और इस 70 दिनों में मैं डॉक्टर साहब को बताना चाहूंगा, लड्डा जी को, इस 70 दिनों में एकमात्र सोशल मीडिया है जिन्होंने इसको बांध के रखा। कहीं ऐसे डिस्ट्रक्टिव के तरफ लोग नहीं गए, कंटिन्यू बिजी बना के रखा। बिजी होना बहुत जरूरी है। जैसे बताया कि ध्यान हम दिन भर नहीं कर सकते, एक सबका एक पीरियड होता है, समय होता है, लेकिन खुद को बिजी रखना। चाहे किसी चीज में बिजी रहो, चाहे किसी से झगड़ने में रहो, किसी से बोलने में रहो, कोई कॉमेडी में रहो, घर के काम में रहो, कहीं तो भी अपना दिमाग लगा होना चाहिए, तो ताकि नए क्रिएशंस की तरफ आप आए। और घर में बैठ गए 2 महीने कुछ काम ही नहीं है, और आपको जब उठ के, अब जैसे 2 महीने से सारे काम धंधे बंद है, अब आप व्यापारी को बोलोगे उठ के दुकान पे जाओ, तो उसको 8 दिन 10 दिन रेगुलर में आने को लग जाएंगे। तो इससे दिमाग की सबसे ज्यादा हमारे समस्याओं का जड़ है। शरीर तो साथ में, लेकिन दिमाग के साथ में जो सोचते उसका फर्क भी हमारे शरीर पे पड़ जाता है। तो हमारी सोच उस टाइप से नहीं जाए, इससे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी चाहिए, जैसे नकुल जी ने बताया है। और ध्यान और योग, ये सारी चीजें जो हमको कहीं किसी से पैसा खर्चा नहीं करना, थोड़ी सी हमको प्रैक्टिस करनी है और हम अभी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी सब में अच्छी है ही, जब तो हमारे यहाँ कोरोना के मरीज आज 2 लाख के आसपास से ज्यादा गए नहीं, बाकी देशों की तुलना में कहे तो बहुत अच्छा है। डर बहुत ज्यादा बनाया, वो जितना डर उतना है नहीं, लेकिन साथ में सावधानी बरतना बहुत जरूरी। डर निकाल के हम लापरवाह ना बने, इसलिए डरना भी जरूरी है, क्योंकि बीमारी से डरेंगे नहीं तो लोग खुलेआम निकलना बाहर चालू हो जाएंगे। डर के साथ में, डर यदि आप डरते नहीं हो तो आपको लापरवाह नहीं होना है। और लापरवाह हमारे यहाँ बहुत लोग हो जाते हैं, क्योंकि छोटी सी कोई छोटा सा लॉकडाउन का, कर्फ्यू का पालन नहीं करते, क्या होता मैं निकल के देखता हूँ, एक निकला तो वो तो गया, उसका कुछ नहीं हुआ, दूसरा उसके पीछे जाता है।
इसलिए डर भी जरूरी है, साथ में लापरवाही भी नहीं चाहिए और सावधानी भी चाहिए और खुद के ऊपर हमारा कंट्रोल चाहिए। इन सारी चीजों को देखकर मैं आज 2 पार्ट में हमारे पैनल की चर्चा हूँ, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि लोग इससे डिप्रेशन में जाएंगे आज दिन तक, 70 दिन तक। अब और यदि यही परिस्थिति बढ़ती रही तो आर्थिक रूप से जरूर यदि आदमी टूटता है तो शायद वो परिस्थिति हम लोग नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। हम तो चाहते हैं कि अब लॉकडाउन जैसे जैसे अनलॉक की तरफ जा रहा है तो लोगों की आर्थिक परिस्थिति सुधरते चले जाएंगी। अब बहुत जल्दी हम लोग इसके साथ में जीने की आदत और काबू इसमें पा लेंगे। जी रत्नाकर। इमरान। जी हाँ, बिल्कुल, मैं चंदू जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि जिस तरह से लॉकडाउन की वजह से लोग मतलब खाली होने की वजह से जो डिप्रेशन आ रहे थे, अपने को आपको व्यस्त रखना बहुत जरूरी बताया। चंदू जी ने बोला, नकुल सर ने बोला कि अपने आप को जो अगर आप व्यस्त करोगे तो बिल्कुल ही कहीं कहीं नहीं आप डिप्रेशन में जाएंगे। कुछ ना कुछ इनोवेशन करते जाओगे तो आपने खुद के लिए भी एक समाधान कारण होगा कि इस खाली समय में बोलो ये 70 दिन जो अभी बीत चुके हैं उसमें हमने कुछ किया और आगे जो हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं हम अच्छी तरह से बना पाएंगे। मतलब जब लॉकडाउन अनलॉक डाउन के ओर हम जैसे से बढ़ रहे हैं तो शायद यही समय जो है अगर लॉकडाउन शुरू हो चुका है जैसे चंदू जी ने कहा, तो बिल्कुल यही जो 70 दिन का एक्सपीरियंस है वो यूज करके हम आगे जिंदगी में अच्छी तरह से बढ़कर आगे वाले आने वाली कठिनाइयों को यहाँ से युग परिवर्तन होने वाला है। लॉकडाउन के पहले का युग और लॉकडाउन के बाद का युग, दोनों में परिवर्तन आता रहेगा। दोनों की लाइफ स्टाइल अलग रहेगी, सोचने के ढंग अलग रहेंगे, चलने के अलग रहेंगे और हम नई लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी खुशी मनाना चाहिए हमने कि हम नई जिंदगी की तरफ जा रहा है। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं। बंद होता है तो दूसरे 10 दरवाजे खुलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू इमरान। देखिए, जहां अभी बात कर रहे थे कि जहां एक दरवाजा खुलता है तो वहां दूसरा दरवाजा खुल सकता है। आइदर यू फाइंड अ वे और मेक अ वे। यही जीवन की परिस्थिति होती है। कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया हुआ है। हमें इस वक्त हमने क्या नहीं किया, इससे हम क्या कर सकते हैं और क्या बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इस पर अगर हम ध्यान दें तो एक बेहतर जीवन हमारी आगे प्रतीक्षा कर रही है। अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारे हैं, बस हम अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए उसे एंगेज रखें, ध्यान के ऊपर में ध्यान दें और कुछ ना कुछ हम जरूर करते रहे और पॉजिटिव वे से अगर सोचे तो ये दिन भी निकल जाएंगे और बेहतर तो हम जरूर अग्रसर हो। लेकिन तब तक ये हमारे लिए बहुत जरूरी है हम हमारे परिवार का ध्यान रखें, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ऐसी चर्चा के साथ में हम सिटी केबल, सिटी न्यूज और इनविजन के माध्यम से